नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और मैं हूँ विनय। एंड स्वागत है आपका द स्टार्टअप टॉक शो चैनल पर। ये हमारे न्यूज़ सेगमेंट का 10th एपिसोड है और इसमें हम इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपके साथ स्टार्टअप वर्ल्ड का माइंड ब्लोइंग फैक्ट शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की हमारी पहली खबर है एमएनएस अमेजॉन के बारे में। देयर इज अ फ्रेश ट्रबल फॉर अमेजॉन इन अ ईयर फुल ऑफ controversies and this time the company has become entangled in a political agitation. The Dindoshi court in Mumbai has issued a notice to Maharashtra Navnirbhan Sena chief Raj Thackeray on Thursday, December 24th, over a case related to vandalism of Amazon India's promotional posters. विनय, अमेजोन के लिए ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि अमेजोन इस साल बहुत ही कंट्रोवर्सी में रह चुका है, एटलीस्ट अमेजोन इंडिया। क्योंकि सबसे पहले उनका रिलायंस का डील जो था बिग बाज़ार के साथ, वो उसमें थोड़ा कठिनाई आई थी। फिर उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कंट्री ऑफ ओरिजिन के मामले में फ्लिपकार्ट अमेजोन को खींचा था, और अभी ये एमएनएस का सीन। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल साल रहा है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो एमएनएस के जो चीफ है राज ठाकरे जी, तो उनको कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है, और ये नोटिस एक अमेजोन के प्रमोशनल पोस्टर के वैंडलिज्म के अगेंस्ट भेजा है। तो बात ये थी कि अमेजोन ने कुछ पोस्टर लगाया था और जिसको एमएनएस के सपोर्टर्स ने फाड़ दिया, और ये सब मामला चालू हुआ था सितंबर 2020 में, जहाँ पे अमेजोन ने बोला था कि वो कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी, ये सब इन लैंग्वेजेस उनके ऐप में लाने का सोच रहे थे। तो तभी एमएनएस के सपोर्टर्स ने या फिर वर्कर्स ने उन्हें नोटिस भेजा था कि आप मराठी को भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि मराठी एक बहुत बड़ा पॉपुलर लैंग्वेज है इंडिया में। तो उसके चलते अमेजोन ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, और अभी ये सब कंट्रोवर्सी आ गई। और लास्ट मंथ ही एमएनएस के सपोर्टर्स जो है, तो उन्होंने नो मराठी नो अमेजोन ऐसा कैंपेन भी किया था। तो उसी के चलते उन्होंने ये स्टेप पे आ गए, और देखते हैं कि एमएनएस चीफ जो है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इन्हें आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले में? मुझे ऐसा लगता है सूरज की जो एमएनएस सपोर्टर्स या उन्होंने जो किया है वो सही है, क्योंकि अमेजोन ने जैसे बाकी लैंग्वेजेस इंटीग्रेट करने का सोचा है उनके ऐप पे, तो उन्हें मराठी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ भी महाराष्ट्र में है और मराठी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज भी है, तो उन्हें वो भी इंटीग्रेट करनी चाहिए उनके ऐप पे। राइट, आपका बोलना सही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जो मराठी स्पीकिंग ऑडियंस है तो उनको यहाँ पे क्योंकि लिटरेसी भी ज़्यादा है, तो उनको दिक्कत नहीं आती है इंग्लिश इंटरफेस से। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो साउथ के जितने भी स्टेट्स है या फिर जितने भी सिटीज़ है, तो वहाँ पे हिंदी समझने के लिए बहुत हिंदी दिक्कत आती समझने है। के लिए तो फिर मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है अमेजोन का, लेकिन एंड ऑफ स्टोरी ये है कि अमेजोन को ये भी सोचना चाहिए कि ऑडियंसेस जो है कौन से भी स्टेट की हो, उनकी सेंटिमेंटल फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, और इस हिसाब से उन्होंने उनके डिसीजन भी लेने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारी अगली खबर है एप्पल के बारे में। डिस्पाइट द वायलेंस एट द विस्ट्रॉन्स फैक्ट्री इन बेंगलुरु apparently hurting Apple's ambitious Make in India plans, the US tech giant is in no mood to make changes in manufacturing plans of Apple products like iPads, MacBook, and other devices in India. The company is reportedly planning to locally source the components required for the manufacturing of iPhones, as it brings in more partners to start the domestic production of its products in the country. जैसे कि आप सभी को पता है, विस्ट्रॉन जो कि बेंगलुरु बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एप्पल के डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ पे लास्ट मंथ एक बहुत ही बड़ा वायलेंस हुआ था। तो उनके जो वर्कर्स है उनकी पेमेंट्स टाइम पर नहीं हुई थी, उसकी वजह से ये सारा वायलेंस हुआ था। तो तभी एप्पल ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे या फिर चीफ्स थे उनको निकाल दिया गया था, और विस्ट्रॉन को प्रोबेशन पे डाला था। तो इसके चलते सभी को लगा कि एप्पल थोड़ा बैक स्टेप लेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। एप्पल का जो मेक इन इंडिया प्लान जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना ये वायलेंस के पहले था। इनफैक्ट वो बढ़ गए। तो एप्पल उनकी जो आईफोन है उसके अलावा आईपैड, मैकबुक्स और अदर डिवाइसेस भी मैन्युफैक्चर करने का सोच रही है। तो उसके चलते उन्होंने जो लोकल वेंडर्स है उनसे लोकली सोर्स कंपोनेंट्स मंगवाना चालू किया है। तो आपने ये भी सुना होगा कि टाटा ने भी
आईफोन एप्पल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रीज चालू करने का प्लान सोचा है, तो मे बी लोकली जो कंपोनेंट्स है वो टाटा से ही आ सकते हैं। अगर हम एप्पल की कमिटमेंट की बात करें तो एप्पल ने लास्ट टाइम बोला था कि वो आईफोन 12 सीरीज़ के जितने भी मॉडल्स हैं वो मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर करेंगे, और वो मैन्युफैक्चरिंग मिड 2021 में होगी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ भी बातचीत की है, और सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो लोकली सोर्स करने के लिए उन्होंने कंपनी को इनवाइट किया है इंडिया में। तो देखते हैं ये प्लान एप्पल का कैसे वर्कआउट होता है। और जैसे कि विस्टॉन में ये वायलेंस जो है, तो उसके चलते बाकी जो कंपनीज है वो इंडिया में आने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारी अगली खबर है आरबीआई स्टार्टअप्स के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एडेड 4 more स्टार्टअप्स टू इट्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोहर्ट फॉर डिजिटल रिटेल पेमेंट्स, taking the total number to 6. Fintech startup ToneTag, Mumbai-based POS smart card provider CityCash, voice biometrics authentication startup Ubona Technologies, and Delhi NCR-based eRoute Technologies have been selected for the cohort. विनय, हम सभी को पता है कि आरबीआई और एनपीसीआई बहुत ही अच्छी स्टेप्स ले रही है टूवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स। और हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनपीसीआई ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए जो लिमिट है वो भी बढ़ाई है। सिमिलरली आरबीआई भी रिटेल पेमेंट जो है उसको डिजिटल करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स कर रही है, अलग अलग सोल्यूशंस निकाल रही है। इसमें कि उन्होंने 2 स्टार्टअप्स ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे, एक जयपुर बेस्ड है और एक दिल्ली बेस्ड है। तो अभी उन्होंने 4 और स्टार्टअप्स ऐड किए हैं। ये स्टार्टअप्स बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टोनटैग है जो साउंड से ऑथेंटिकेट करता है और पेमेंट करवाता है। सिटी कैश है जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में है, स्मार्ट कार्ड्स में है। तो अलग अलग सॉल्यूशंस है। तो लेट्स सी कि ये सॉल्यूशंस का एक कोहर्ट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म कैसे बनता है, और कैसे आरबीआई और एनपीसीआई कंबाइन ये सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक रिटेल पेमेंट के लिए नया डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारी अगली खबर है रिलायंस जियो के बारे में। If 2020 was the year when Jio platforms filled its war chest through a series of funding rounds from several international investors, 2021 would be the year that would see company double down on its promise of powering India's move to a truly digital economy. राइट, तो 2020 बहुत सारी कंपनीज के लिए वन ऑफ द वर्स्ट ईयर रहा है, लेकिन रिलायंस जियो के लिए ये कुछ अलग था, क्योंकि उन्होंने फंडिंग्स के बाद फंडिंग्स सिक्योर की थी। और ये फंडिंग्स सिर्फ लोकली ही नहीं थी, ये इंटरनेशनल फंडिंग्स थी। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिलायंस जियो ने बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है इंडिया में। और इतने सारी फंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बाद हम इसका जो फ्रूट है वो 2021 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जितना हमें पता है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि जियो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस। और हम आगे चल के जियो से एक सुपर ऐप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें ये सारे सॉल्यूशंस इंटीग्रेटेड हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट टाटा भी ट्राई कर रही है, जिसमें वो सारे सर्विसेज और सॉल्यूशंस को कंबाइन करके उनके ऐप में इंटीग्रेट करवा रहा है। तो देखते हैं रिलायंस जियो का नेक्स्ट ईयर कैसे रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारी अगली खबर है स्नैपडील के बारे में। Homegrown e-commerce marketplace Snapdeal has reported a consolidated revenue of INR 916 crore in a financial year 2020, representing a 1% drop from its 2019 revenue. Its losses widened in the pre-pandemic fiscal. Losses grew to 47% from INR 186 crore in financial year 2019 to INR 274 crore in financial year 2020. राइट, तो इसमें डिस्कस करने के लिए आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है। स्नैपडील एक इंडियन बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ ही चालू किया था ऑलमोस्ट, लेकिन वो इतने कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं कर पाए जितना फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन कर रहे हैं। करंटली वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसमें लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंपेयर टू लास्ट ईयर उनके लॉसेस ऑलमोस्ट 47% बढ़ गए, जो कि 274 करोड़ है। अगर हम उनके बायर्स की बात करें तो
उनका कहना है 2020 में 27 बायर्स ने शॉप किया था स्नैपडील पे, जिसमें 85% जो ऑर्डर्स थी उनकी टॉप 10 सिटीज़ के बाहर की थी। तो लॉन्ग रन में देखते हैं कि स्नैपडील कैसे परफॉर्म करता है और कैसे उनके लॉसेस इनकर करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है फन फैक्ट। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स स्टारबक्स में जाके महंगी महंगी कॉफ़ी पीते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है क्या स्टारबक्स जितना उनकी कॉफ़ी बीन्स के लिए खर्चा करता है, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा वो उनके एम्प्लॉयज़ के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए करता है, जो कि लगभग $300 मिलियन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीकली टॉप स्टार्टअप न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और द स्टार्टअप टॉक शो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और उसी के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो दैट्स इट, कीप इन्वेंटिंग, बाय बाय।